हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं जीके जीएस मिशन 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें एयरफोर्स वाई, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड एवी नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए आज मॉक टेस्ट 11 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 10 तक मॉक टेस्ट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और आपके लिए साइंस का वीडियो भी डाला जा रहा है, अगर वो भी अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। नींबू के रस में कौन सा है ना, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए, नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो होता है क्या? 2.2, यानी 2.2 पीएच मान होता है ना, नींबू के रस का। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आप बताइए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है कौन सी? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हुआ। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की चौड़ी नदी। अब देख लीजिए, ये जो है ये कहां बहती है? असम, है ना, असम में बहती है ब्रह्मपुत्र घाटी। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाभारत के लेखक कौन है ना। महाभारत देखिए, राइटर से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसलिए आपको राइटर से संबंधित भी क्वेश्चन डाला जाता है ना। तो बताइए, महाभारत के लेखक जो है कौन है? देखिए, महाभारत के जो लेखक थे वो थे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, है ना, वेद व्यास। महाभारत के लेखक थे वेद व्यास। आपको बताना है कि रामायण की रचना, है ना, रामायण की रचना किसने की थी? वो की थी हमारा, किसने किया था? तो ये किया था वाल्मीकि ने, है ना, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र 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 जो पुस्तक है उसकी रचना की थी, ठीक है। पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की थी विष्णु शर्मा, और रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने, और वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया था, ठीक है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है इसका तो आप वीडियो को पॉज करके इसका मॉक टेस्ट लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो पीडीएफ है ये हर शनिवार को डाला जाता है, ठीक है। शनिवार को या रविवार को टेलीग्राम में जितने भी वीडियो अभी तक हमने कराया है, इससे पहले हमने 1 से 5 तक का सेट डाल दिया है पीडीएफ बना करके, लेकिन और उसके बाद जो बचा हुआ है ये हम शनिवार को डाला जाएगा, है ना, हर शनिवार को डाला जाता है। तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध, है ना, किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया क्या था? ऑप्शन बी, है ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या होता? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। और ये हुआ था आपका 1191 ईस्वी में, ठीक है। अब पूछ देगा तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1192 में हुआ था, और ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, और उसके बाद उसने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, और बंदी बना करके उसे उन्हें मार डाला, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आपको बताना है कमेंट में कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था, चंदावर, है ना, चंदावर का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ये हमने बता दिया आपको। आप बताइए कमेंट में। अब देखिए, जिन लोगों ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बुक हमने तैयार किया है, जो पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पर ही आधारित है, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी 90% की तैयारी पूरी हो जाएगी। जिन लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो वो इस बुक को जरूर खरीदे, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्योंकि इसको पूर्ण रूप से आपके सिलेबस के आधार पर ही बनाया गया है। और इसका प्राइस जो है ये भी प्राइस भी इसका जो है बिल्कुल कम है ना। इसको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इस सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताइए, सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? आप बताइए, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ठीक है, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल जो है वह एसिट्रिक अम्ल, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। आप बताइएगा। अब देख लीजिए, ये जो दूध है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल,
ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि साइट्रिक है ना, साइट्रिक जो है किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि है ना, एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह सच्चा जैन मुनि कौन था जो उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया? तो आप बताइए, देखिए इनमें से कौन था वो। ठीक है, वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? उपवास करके, है ना, उपवास करके अपनी जीवन को क्या किया? त्याग दिया, यानी अपने शरीर को त्याग दिया। अब आप बात करेंगे इनकी जो मृत्यु हुई थी, कहां हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी श्रवण बेलगोला में हुआ था, श्रवण बेलगोला में हुआ था। अब बात करें, है ना, बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और यही थे, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपनी कारखाना स्थापित की थी? बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी पहली कारखाना, पहली मिल है वो कहां स्थापित की थी? तो ये देखिए, ये स्थापित किया था कहां? सूरत में किया था, है ना। कब किया था? 1608 में जो है विलियम हॉकिंस आया था। उसके बाद 1613 ईस्वी में, है ना, विलियम हॉकिंस ने सूरत में जाकर के एक कंपनी स्थापित की। सबसे पहले ये आया था, जो विलियम हॉकिंस जो था, ये आया था किसके दरबार में आया था? ये आया था अकबर के पुत्र, कौन थे? जहांगीर, है ना, उनके दरबार में आया था और आकर के उनसे परमिशन लिया, और परमिशन लेकर के 1613 ईस्वी में सूरत में जाकर के एक कंपनी स्थापित, है ना, कारखाना स्थापित किया। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूरत में स्थापित की थी पहली कारखाना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, है ना। यहाँ पे जो है ग्रहों होगा, ग्रहों का, ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है? आप बताइए, ग्रहों की कुल जो संख्या है वो कितनी है? ठीक है, देखिए ग्रहों की कुल संख्या जो है वो है 8, है ना, ग्रहों की कुल संख्या 8 है। और आप बताइए, है ना, इसका जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है ना, बृहस्पति। लेकिन आपको बताना है सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन था, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है ना। पृथ्वी के कौन सा ऐसा भाग है जहां पे निकेल और लोहा पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए ये पाया जाता है कहां? नीफे, ठीक है, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, यानी निकेल और लोहा जो पाया जाता है नीफे में पाया जाता है। अब बात करें, ये जो नीफे क्या है ना, देखिए पृथ्वी को जब हम फर्स्ट वीडियो बनाए थे तो बताया था कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है ना, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। ये नीफे जो है ये करोड़ में पाया जाता है, यानी ये पृथ्वी का जो करोड़ है उसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया? निकेल और फेरस। और सीमा जो पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है कहां? ये पाया जाता है हमारा, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है कहां? ये पाया जाता है बीच वाले भाग में। और सीमा, सियाल, सियाल जो होता है सिलिका और एल्युमिनियम जो पाया जाता है, ये सबसे ऊपरी यानी क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है आप कमेंट में अगर पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले 1 से 10 तक वीडियो कराया अगर नहीं देखा है ना, तो जाकर के आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, स्थल मंडल की विस्तार कितनी किलोमीटर गहराई तक है? तो देखिए ये जो स्थल मंडल का विस्तार है वो 100 किलोमीटर था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा, 100 किलोमीटर तक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कि योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो देखिए योजना आयोग जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा क्या? 15 मार्च 1950 को। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी बात करें प्रथम अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं पीएम। हमारे जो पीएम है वो क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल, है ना, जेएल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा नीति आयोग। अब देखिए नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है ये योजना आयोग का ही रूप है, यानी ये 2014 में क्या हुआ है ना, ये जो था
ये नीति योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। और ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ? नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो बनाया गया था, ये बनाया गया था कब? आप बताइए। देखिए, ये बनाया गया था 1952 में, है ना, अगस्त 1952 में एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था, है ना, ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, है ना। जो एम के गांधी थे, महात्मा गांधी, इनके द्वारा किया गया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये अखिल भारतीय स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था आपको 13 सितंबर, है ना, 13 सितंबर 1933 को अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की स्वतंत्र, है ना, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना। ये कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी में डाली हुई छड़ी, यानी पानी में जो छड़ी डाली जाती है हमें टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? आप बताइए। देखिए, इसका मुख्य कारण जो होता है, जैसे पानी में हम कोई छड़ी डालते हैं तो हमें, है ना, ऐसे दिखाई देती है, यानी टेढ़ी दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण जो है अपवर्तन होता है ना। अपवर्तन के कारण ही पानी में डाली हुई छड़ी क्या हुई? हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? यानी खतरे के सिग्नल में हम किस रंग का उपयोग करते हैं? ये तो सभी लोग जानेंगे। खतरे के सिग्नल में किसी का करेंगे तो लाल रंग का करते हैं ना। जहां भी खतरा होता है वहां पे रेड कलर दिखा दिया जाता है ना। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप लोग देखे होंगे, अगर कोई गाड़ी आने वाली होती है तो रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, वहां पे खतरा है, तो इसलिए खतरे के, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ये सबसे अधिक होगा, इस कारण ये लाल रंग का उपयोग किया जाता है सिग्नल यानी खतरे के रूप में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा क्या? यूरेनियम। यूरेनियम से क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि आकाश का रंग दिखाई देने का, यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण जो है हमारा, वो आप बताइए। ये देखिए, ये मुख्य कारण जो है इसका, वायुमंडल में उपस्थित, है ना, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देता है ना? नीला दिखाई देता है। यानी सूर्य के परिकर्णन, सौर परिकर्णन, सूर्य के किरणों के कारण क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। धूल कण विकसित हो जाते हैं और सूर्य के किरण जब पड़ते हैं तो उनके कारण क्या होता है? नीला हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। किसके द्वारा, सॉरी, ये जो है विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसका कहने का मतलब है हमारा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के वाले यंत्र कौन सा है? वो है कौन सा? हमारा डायनेमो। डायनेमो जो क्या है, क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? हमारा डायनेमो है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आप बताइए। देखिए, कल हमने बताया था, बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो कौन सी है? वो है फीमर, है ना, फीमर है। कल का क्लास में हमने ये बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इस कारण गलती बोल दिया था कि हमारे शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। लेकिन जो टिबिया हमने बताया था, तो टिबिया जो है वो हमारे मतलब टांग में पाई जाती है। ये क्वेश्चन है, टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है ना। और सबसे शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो कौन सा है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे जांग में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी जो बताए थे वो कौन है? स्टेपिज। ये कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यही यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ठीक है,
अब देखिए, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइए और जिसका भी जितना मार्क्स आता है कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमको ये पता चले आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और हम आपके लिए और से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम हमको है ना वीडियो बनाने में और भी अच्छा लगे। तो चलते हैं आगे। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला जो है वो कौन सा है? यह हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है ना। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने वाला जो है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन है ना, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो ये कौन सी है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना कोशिकाओं में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो सभी लोग जानते हैं, अभी हम पढ़े हैं भारत की सबसे चौड़ी नदी ना। चौड़ी नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र, और सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है? गंगा। इसकी जो लंबाई है 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, 25-25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं ये अगर दक्षिण भारत की गंगा बोल दिया जाएगा है ना, यानी साउथ इंडियन दक्षिण भारत की गंगा अगर बोला जाएगा, दक्षिण भारत की अगर गंगा हम बोलेंगे, ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी होती है, कावेरी। और सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की बोल देंगे तो गोदावरी, और भारत की बोलेंगे तो गंगा। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 25-25 है। तो चलते हैं आगे। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है इससे पहले जो थी वो थी हमारे गोमतेश्वर के मंदिर, गोमतेश्वर की मूर्ति थी। लेकिन अब जो हुआ है ये चेंज हो गया है, 2018 में चेंज हुआ है। ठीक है, 2018 में चेंज हो गया है। अब हो गया कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, प्रतिमा है, सरदार वल्लभ है ना, वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल की क्या है? मूर्ति है, जिसका अनावरण किया गया कहां? अहमदाबाद में, अहमदाबाद में किया गया है। और कहा? नर्मदा नदी पे। ठीक है, नर्मदा नदी पे किया गया। कब किया गया? इनके जन्मदिन यानी 31 अक्टूबर 2000 है ना 18 को किया गया था इनका अनावरण। इस सबसे मतलब भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है ये। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आगे फिर कल मिलेंगे 25 क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से मिलते रहेंगे। और पीडीएफ का आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ जो टेलीग्राम में आपके डाल दिया जाएगा। ठीक है, शनिवार को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ।